अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा है एक्सरसाइज 5.1। वैसे तो मैंने सारे के सारे डेफिनेशंस पिछले लेक्चर में कवर कर दिए, लेकिन मैंने कहा था कि भाई हम एक्सरसाइज 5.1 को भी करेंगे ताकि सारा का सारा एक जगह समराइज हो जाए। सही है, और इसमें मैं जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। तो अगर आपको डिटेल में समझना हो तो आप पिछली वीडियोज़ देखना। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ यूं है कि भाई डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट बाय ड्राइंग फिगर्स। सही है, डिफाइन डेफिनेशंस लिखनी है और फिगर्स में इनके ड्रॉ करना है। सही है, फिगर से भी समझाना है। जैसे कि पहले डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का हमने क्या कहा था कि भाई दो पॉइंट ए बी और उसके दरमियान आने वाले जितने भी पॉइंट इन सबको जब मिलाओगे तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनेगी। सही है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है कि भाई इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स देन लाइन सेगमेंट ए बी, जिसको हम डिनोट करते हैं ए बी ऊपर लाइन लगा देते हैं, इज द यूनियन ऑफ, यूनियन यानी मिलाना किस किस को, पॉइंट ए बी और ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड डी। यहां मैंने डायग्राम बनाया कि भाई पॉइंट ए और पॉइंट बी और उसके दरमियान जितने भी पॉइंट, यानी ये जो लाइन जहां पे बनी, और आपको पता है लाइन बनती है पॉइंट से। सही है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ए और बी के दरमियान इन सबको जब आप मिलाओगे तो आपके पास जो लाइन जनरेट होगी उसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। सही है, इसी तरीके से रे में भी हम कहते हैं कि भाई आपके पास मान लो दो पॉइंट से ए बी, तो जो रे ए बी है जिसको हम डिनोट करते हैं ए बी, ऊपर एक एरो डाल देते हैं, वो होता है हमारे पास क्या है कि भाई सेट होता है किस किस का, वो सारे पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहे हैं, यानी यहां से यहां तक लाइन सेगमेंट ए बी है। सही है, यहां से यहां तक, और इसमें जितने पॉइंट आ रहे हैं वो सारे, और सारे पॉइंट जो कि बियॉन्ड बी है यानी बी के आगे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे, इन सब का जब आप सेट बनाओगे तो आपके पास जो लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे रे। सही है, लाइन सेगमेंट ए बी, इसमें जितने पॉइंट्स हैं और बी के बियॉन्ड ये भी जितने पॉइंट्स हैं, इन सब का सेट जो कहलाता है वो कहलाता है हमारे पास रे। सही, इसी तरीके से फिर हमारे पास ऑपोजिट रे की डेफिनेशन है। ऑपोजिट रे क्या है कि भाई दो रेज जो कि ए बी और ए सी है, इनको हम ऑपोजिट तब कह सकते हैं जब वो कोलिनियर हो, यानी एक ही लाइन पे आ रहे हो। देखो ए बी भी और ए सी दोनों एक ही लाइन पे आ रहा है, इनका एंड पॉइंट कॉमन हो, एंड पॉइंट इनका कॉमन है। जैसे मैंने रे में बताया था कि भाई जहां से शुरू होता है वहां उसका एंड पॉइंट होता है, तो रे ए बी ए से शुरू हो रहा है, रे ए सी भी ए से शुरू हो रहा है, तो इन दोनों का एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये दोनों इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट, और इंटरसेक्ट यानी जहां पे मिल रहे हो, जहां पे एक दूसरे को काट रहे हो, वो उनका कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए, यानी ए। सही है, जो कि जैसे कि यहां पे है convex set. If every point on line segment joining any two points lies on set, then it is called convex set. भाई जब कोई लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हो और उनमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लाइन उस सेट के अंदर आ रहे हैं, तो वो सेट हमारे पास कन्वेक्स सेट होता है। जैसे कि सर्कल है, सर्कल में मैं कोई से भी दो पॉइंट ड्रॉ कर लूं, जैसे यहाँ और यहाँ पॉइंट बना है, तो इनसे बनने वाली लाइन सेगमेंट अगर सर्कल के अंदर ही आ रही है तो ये कन्वेक्स सेट है। जैसे ये कोई से भी पॉइंट बना लो, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी ट्रायंगल के अंदर आ रही है, एक पॉइंट यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ बना लिया। बस ध्यान रहे कि भाई पॉइंट जो होते हैं, पॉइंट जो वो उस सेट के अंदर हो। सही, जैसे ये भी कन्वेक्स सेट है। अब जैसे नॉन कन्वेक्स कन्वेक्स सेट की एग्जांपल भी यहाँ लिखी है मैंने, जैसे यहाँ और यहाँ अगर मैं पॉइंट बना रहा हूँ तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन तो इस सेट के अंदर ही आ रही है, लेकिन यहाँ और यहाँ अगर मैं पॉइंट बनाता हूँ तो ये देखो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन थोड़ी सी बाहर निकल, यानी कुछ पॉइंट्स इस सेट से बाहर निकले, तो ये नॉट कन्वेक्स सेट है, कन्वेक्स सेट नहीं है। इसी तरीके से ये एक दूसरी एग्जांपल भी मैंने ड्रॉ की हुई है, जैसे इसमें यहाँ और यहाँ अगर मैं बना लूं तो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तो सेम है, लाइन तो इस सेट के अंदर ही है, लेकिन अगर मैं यहाँ और यहाँ पॉइंट बनाता हूँ तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो है वो थोड़ी सी बाहर जा रही है, यानी थोड़े से पॉइंट बाहर जा रहे, तो ये भी नॉट कन्वेक्स सेट है। सही है, अच्छा भाई अब इसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं। आगे और भी डेफिनेशन, 10 डेफिनेशन है कुल और 4 डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा भाई इसके बाद जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है हाफ प्लेन और हाफ प्लेन एंड इट्स एज। सही है, हाफ प्लेन क्या है कि भाई हमने पोस्टुलेट उसमें समझा था पार्टीशन ऑफ अ प्लेन में हाफ प्लेन के भाई जब कोई लाइन एक प्लेन पे लाई करे तो वो लाइन जो है उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जब एक लाइन एक प्लेन पे आ जाए तो वो लाइन जो है उस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, और वो जो उसके दो हिस्से होते हैं वो दोनों कहलाते हैं हाफ प्लेन। एक अलग हाफ प्लेन होता है और दूसरा अलग हाफ प्लेन होता है। सही है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, लाइन एल लाइज ऑन अ प्लेन अल्फा, प्लेन को अल्फा नाम दिया, देन द प्लेन अल्फा डिवाइड्स इनटू टू सबसेट्स h1 and h2, these subsets are called the half planes।
और उसका एज भी बताना। तो एज मैंने बताया था कि भाई जो लाइन गुजरी हुई होती है उसी को हम कहते हैं कि भाई ये एज है उसकी, सही है। तो देन द लाइन एंड द लाइन एल इज द एज ऑफ दिस हाफ प्लेन, सही है। उसका बाद भाई एंगल पे, एंगल मैंने कहा था आपको भाई दो नॉन कोलिनियर रेस से के यूनियन से हमारे पास जो दो नॉन कोलिनियर रेस से हमारे पास एंगल बनता है, दो नॉन कोलिनियर रेस के मिलने से हमारे पास बनता है एंगल, सही है। तो एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, उनका एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। नॉन कोलिनियर रेस यानी वो रेस जो कि एक लाइन पे ना आ रही, तो देख सकते हैं आप कि भाई एक रे इस तरफ जा रही है, एक रे इस तरफ जा रही है, दोनों एक ही लाइन पे नहीं और इन दोनों का एंड पॉइंट दोनों का सेम है, तो इसके दरमियान जो फासला होता है इसको हम कहते हैं कि भाई ये इसके दरमियान का एंगल है, सही है। और जो कॉमन एंड पॉइंट होता है वो इसका कहलाता है वर्टेक्स, ये रे भी इसके आर्म कहलाता है और ये दूसरी रे भी इसकी आर्म कहलाती है और इसका एंगल हम बोलते हैं कि एंगल ए ओ बी। ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम बीच में लाते हैं, सही, एंगल को एंगल का नाम बताते हैं। दूसरा सातवीं डेफिनेशन है राइट एंगल, द एंगल विद मेजर ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल आपको मैंने बताया था एल शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एल शेप का है, तो मेरे पास यहाँ पे पता है भाई एंगल ए ओ बी क्या है, एक राइट एंगल है, सही है। इसके बाद मेरे पास आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दो लाइन रेज या सेगमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक दूसरे के, कब, जब उनके दरमियान क्या हो, एक राइट एंगल हो, इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल, सही। और परपेंडिकुलरिटी को शो करने का साइन ये वाला है, ये जो मैंने बनाया ना इस तरीके से, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, सही। अच्छा, जैसे ये मैंने दो लाइन बनाई L1 L2, इन दोनों के दरमियान राइट एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सही। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है कॉन्ग्रुएंट एंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट एंगल के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई वो दो एंगल जिनका मेजरमेंट में सेम आ जाए, जिनको नापने में सेम आ जाए, उन दोनों एंगल को हम कहते हैं कि भाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि लिखा है टू एंगल विद द सेम मेजर इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। सिंबल इसका ये होता है, जैसे कि एग्जांपल में हमने फिगर में ये बनाया कि भाई एक एंगल, ये एंगल AOB और एक एंगल है BOC, दोनों की मेजरमेंट है 45 डिग्री, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC, सही है। इसी तरीके से एडजेसेंट एंगल क्या कहते हैं कि भाई दो एंगल तभी एडजेसेंट हो सकते हैं जब इनका वर्टेक्स सेम हो, जहां से ये शुरू होते हैं, एंड पॉइंट मतलब जहां पे ये इन दोनों रेस का एंड होता है वो अगर सेम हो, और दे वन कॉमन आर्म, इन दोनों की एक आर्म सेम हो, जैसे कि एंगल AOB और एंगल BOC में तुम लोग अगर देख सकते हो तो OB जो है वो इस एंगल में भी है और OB इस वाले एंगल में भी है, तो दोनों की एक आर्म सेम है जो कि OB है, सही है। और इंटरसेक्शन ऑफ देयर इंटीरियर इज नल, और इन दोनों का इंटीरियर का इंटरसेक्शन जो है वो नल होना चाहिए, सही, यानी कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाओ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पे। तो भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि जब उनके आर्म्स दो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस बना रहे हो तब इनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, या फिर ये वर्टिकल एंगल है। जैसे कि यहाँ पे बनाया है हमने, जैसे कि दो एंगल ये वाले एंगल AOC और एंगल BOD, इन दोनों की वजह से दो ऑपोजिट रेस बन रही है, एक ये बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, सही। AOB और COD ये दो ऑपोजिट रेस बन रहे हैं, तो एंगल AOC एंड एंगल BOD भी आपस में वर्टिकल एंगल है, एंगल AOD और एंगल BOC भी आपस में वर्टिकल एंगल है, ये ऊपर और नीचे वाले, जैसे ये और ये है तो ये ऊपर और नीचे वाले भी आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो 11 डेफिनेशंस थी, 11 कवर हो गई। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है। पहले जो क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशिएट और उसमें भी फिगर्स के थ्रू इलस्ट्रेट करना है। पहली जो डिफरेंस है वो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल के दरमियान में बतानी है। तो इंटीरियर ऑफ एन एंगल मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि भाई जो वो प्लेन जो एंगल के इनसाइड में हो वो कहलाता है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। तो द प्लेन व्हिच लाइज इनसाइड द एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एन एंगल। जैसे कि ये पॉइंट P हमने अंदर बनाया, तो इस पॉइंट P को हम कहेंगे कि भाई ये एंगल AOB के इंटीरियर में आ रहा है, सही। इसी तरीके से एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल के भाई वो प्लेन जो कि एंगल के आउटसाइड हो उसको हम कहते हैं कि भाई ये एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। जैसे मैंने 3 पॉइंट बनाए P Q R S, सही है। तो ये तीनों एंगल जो है ना वो पॉइंट जो है वो एंगल AOB के एक्सटीरियर में लाया करें। वो प्लेन है जो एंगल के बाहर वाला है, तो बाहर वाला प्लेन एक्सटीरियर और अंदर वाला प्लेन इंटीरियर, सही। तो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा डिफरेंस है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में, सही है। तो कोलिनियर पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि भाई वो पॉइंट्स जो कि एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे है कि भाई एक लाइन बनी है जिसपे पॉइंट ए बी सी, तो ये तीनों आपस में कोलिनियर पॉइंट्स हैं, सही, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो जो वो पॉइंट जो कि सेम लाइन पे है उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। वो पॉइंट जो कि सेम लाइन पे ना हो उनको कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, सही है। जैसे कि ए बी सी के बारे में अगर बात की जाए तो ए बी सी आगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, लेकिन अगर मैं ए और बी की बात करूंगा सिर्फ सी को हटा के, तो ए और बी तो कोलिनियर है क्योंकि ए और बी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन ए बी सी की बात करूंगा तो वो तीनों सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो ए बी सी को मैं नॉन कोलिनियर पॉइंट कहूंगा, ए बी को कोलिनियर पॉइंट कहूंगा, ए सी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ए अलग है और सी अलग है, बी सी भी को नॉन कोलिनियर पॉइंट है, सही। इसी तरीके से आ जाते हैं अपने बिटवीन और बियॉन्ड पे। से बिटवीन हमारे में अगर ए बी सी कोई से तीन कोलिनियर पॉइंट है यानी एक लाइन पे ला कर, और कंडीशन कुछ ऐसी हो कि भाई ए बी और बी सी को जब ऐड करो तो पूरा ए सी बने, सही है। तो जो पॉइंट डी होता है हमारा वो बिटवीन होता है ए और सी के, सही। इसी तरीके से ए बी सी कोई भी तीन कोलिनियर पॉइंट है, कंडीशन क्या बनेगा भाई ए बी प्लस बी सी बराबर हो ए सी के, तो हमारे पास जो पॉइंट ए होता है वो बियॉन्ड कहलाता है बी के, और किस लाइन पे, लाइन बी सी पे, सही है। इसी तरीके से पॉइंट सी भी हमारा बियॉन्ड होता है बी के, किस लाइन पे, पॉइंट ए बी के, सही। तो लाइन हम पीछे वाली काउंट करते हैं, पीछे वाले पॉइंट के साथ काउंट करते हैं। इसी तरीके से आ जाओ भाई एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है वो एक्यूट एंगल कहलाता है, वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 180 से कम है वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जो तो एक्यूट कुछ इस तरीके से बनेगा, ऑब्ट्यूज कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि 90 वाली को जो लाइन होती है वो यहाँ पे होती है। तो अगर 90 से कम बना रहे हैं तो इधर ले आओ, 90 से ज्यादा बनाना है और 180 से कम बनाना है, जैसे 180 वाली लाइन ये होती है, तो 180 वाली लाइन से कम बनाना है तो यहाँ पे ले आओ, 90 से बढ़ा दो, सही। अच्छा भाई, तो यहाँ पर एंगल सीओडी ऑब्ट्यूज एंगल है और एंगल एओबी एक्यूट एंगल, सही। अच्छा भाई, इस तरीके से हमारे पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो वो एंगल जिनका सम जो है, जिनको प्लस करके हमारे पास 90 डिग्री है, वो दो एंगल जिनको प्लस करके हमारे पास 90 डिग्री है तो उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि AOB और BOC को प्लस करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और वो एंगल जिनको प्लस करने के बाद 180 डिग्री है तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि AOB ये वाला और BOC, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि भाई ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम अपने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा भाई, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। इसके बारे में मैंने पहला लेक्चर बनाया था इस चैप्टर का, तो आप उसमें देखकर डिटेल में समझ सकते हो। मैं यहाँ पे ऊपर से समझाऊंगा कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि भाई एक जनरल रिजल्ट में से एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे है इन डिडक्टिव रीजनिंग वी डिड्यूस अ पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम जनरल रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ऑल मैन आर मॉर्टल, सारे इंसान फानी है, उसमें से मैंने डिड्यूस किया एक रिजल्ट कि भाई सलीम भी फानी, हमीद भी फानी, हमीद भी मॉर्टल, सलीम इज मॉर्टल। सही, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। ऊपर से समझा रहा हूँ क्योंकि डिटेल मैं इसकी दे चुका हूँ एक दफा, सही। पहली वीडियो में आप जाके देख रहे हैं, इसका भी पहली वीडियो में कि भाई इन्यूमरेट द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिडक्टिव सब्जेक्ट सच एज ज्योमेट्री, यू नीड नॉट गिव एनी एग्जांपल नहीं देनी है, बस खाली 4 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। बता रहा हूँ मैं भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री 01, यानी पहले लेक्चर में मैंने बताया है सारा। इसको मैं जरा पढ़ के बता देता हूँ कि भाई सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर एक्सेप्टेड विदाउट डेफिनेशन कॉल्ड अनडिफाइंड टर्म्स। भाई कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया भाई डेफिनेशन के बगैर, जिसको हम अनडिफाइंड टर्म कहते हैं। अनडिफाइंड टर्म की मदद से विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर एक्सेप्टेड। कुछ कॉन्सेप्ट और एक्सेप्ट किए गए जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स एंड फंडामेंटल एग्रीमेंट, अनडिफाइंड टर्म और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की मदद से हमने कुछ और कॉन्सेप्ट डेवलप हुए और टर्म्स डिफाइन हुए जिनको हम कहते हैं कि भाई डिफाइंड टर्म्स। उन अब फिर तीनों को मिलाते हैं कि भाई अनडिफाइंड टर्म, फंडामेंटल एग्रीमेंट एंड डिफाइंड टर्म और टर्म अदर स्टेटमेंट्स आर डेवलप्ड एंड प्रूव्ड बाय डिडक्शन। और स्टेटमेंट डेवलप और उनको प्रूव किया बाय डिडक्शन के थ्रू, जिसको हम कहते हैं थ्योरम, सही है। अच्छा, ये फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की कुछ काइंड नहीं है, तो मैंने
इसका अलग से भी सवाल है, तो मैंने यहाँ एक बार दो बार उतारने के बजाय मैंने यहाँ उतार दिया। आप यहाँ से यहाँ भी उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हाट आर फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन गिवन एग्जांपल। सही, फंडामेंटल एग्रीमेंट क्या है कि भाई अनडिफाइंड टर्म की मदद से जो स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट किए गए हैं उनको हम फंडामेंटल एग्रीमेंट कहते हैं। फंडामेंटल एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जाम, एक होता है पोस्टुलेट। एग्जाम वो होते हैं जो कि भाई नंबर के साथ रिलेटेड हो, जैसे कि इसकी एग्जांपल है ऑल नंबर्स आर इक्वल टू इटसेल्फ। 4 किसके बराबर है? अगर मैं कहूं 4 खुद के नंबर के बराबर है तो खुद क्या है 4 है, 4 के बराबर है, 5 के बराबर है। तो भाई इस तरीके के नंबर के बारे में, नंबर्स के बारे में जो है स्टडी करना वो एग्जाम कहलाता है। और ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में जो फंडामेंटल एग्रीमेंट होते हैं वो हमारे पोस्टुलेट कहलाते हैं। दोस फंडामेंटल एग्रीमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे इसमें एग्जांपल है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। भाई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में से एक ही लाइन पास हो सकती है। डिस्टिंक्ट का मतलब फासले में हो, कुछ फासले में हो। ये दो लाइन कुछ फासले में, तो इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, इसके अलावा और लाइनें पास नहीं हो सकती। सही, अब जरा अपना आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने पोस्टुलेट्स को स्टेट करना है। भाई मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बार बताया था कि भाई वो पोस्टुलेट्स उनको याद कर लो, उनको अच्छे से समझ लो, जिनको एक पर्टिकुलर नाम दिए गए, जैसे कि डिस्टेंस पोस्टुलेट हो गया, पार्टीशन ऑफ प्लेन हो गया, एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट हो गया, एंगल एडिशन पोस्टुलेट हो गया, सप्लीमेंट पोस्टुलेट हो गया। सही, अब यहाँ पे मैं जरा पढ़ के ऊपर से बता दे रहा हूँ, डिटेल में नहीं समझाऊँ क्योंकि डिटेल में समझा चुका हूँ। जैसे कि इसको मैंने दूसरी वीडियो में समझाया था कि भाई इफ ए एंड बी, और इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा। अगर आप लोगों ने डिटेल से समझ ले तो दूसरे लेक्चर में जाइए, उस लेक्चर में जाइए, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। इसमें है कि भाई इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन देन अ नंबर कैन बी एसोसिएटेड फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स पी क्यू ऑन अ प्लेन। सही है कि भाई अगर ए बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दोनों फासले पे हैं, तो हम हर पेयर के लिए एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। 1 एसोसिएट करते जब ए पी बराबर हो पी क्यू के, 0 एसोसिएट करते जब पी बराबर हो क्यू के, और पॉजिटिव होता है जब पी और क्यू आपस में डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं, पी और क्यू आपस में एक दूसरे के फासले पे होते हैं। सही, इससे हमें डिस्टेंस का पता चलता है, वो मैंने दूसरे लेक्चर में समझाया हुआ। इस तरीके से पार्टीशन ऑफ प्लेन, इसको तो काफी बार तो समझा चुके हैं। इफ लाइन L lies on a plane alpha, then the line L partitions the plane alpha into two subsets H1 and H2। भाई एक प्लेन है अल्फा, अगर उसमें एक लाइन L आ जाए तो उसको दो सबसेट्स में तोड़ देते हैं, एक H1 H2। उसमें होता है ये कि भाई H1 और H2 कॉन्वेक्स सेट होते हैं। कॉन्वेक्स सेट में होता है कि भाई दो पॉइंट्स बनाए, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन उस सेट से बाहर आ जाए तो वो सेट कहलाता है कॉन्वेक्स सेट। लाइन L जो होती है वो उसमें कहा गया if P is in H1 and Q is in H2 then PQ intersect the point इंटरसेक्ट द लाइन। सही, अगर P H1 में और Q H2 में है तो ये PQ की जो लाइन होगी वो L को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, लाइन L को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। इससे हमें फिर दो बातें और लिखने को मिलती है कि H1 और H2 को हम कहते हैं हाफ प्लेन, और लाइन L जिसने पार्टीशन किया उसको हम कहते हैं एज ऑफ अ हाफ प्लेन। सही है, इसी तरीके से एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, अगर भाई एक हाफ प्लेन है और एंगल की एक आर्म जो है वो हाफ प्लेन के एज के अलोंग है, तो हम उसमें से सिर्फ एक ही रे बना सकते हैं हाफ प्लेन में, जो कि एक एंगल बना रहा होगा 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में। और जो एंगल है, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया एक हाफ प्लेन जिसको एच नाम दिया, और एक रे इसकी एक आर्म इसके एज के अलोंग है, तो दूसरी एक आर्म बनाई हमने, और एंगल ए और बी बना, और जिसको हमने थीटा नाम दिया। इसको कहते हैं हम, इसके मेजरमेंट को हम कहते हैं कि भाई थीटा डिग्री। सही है, इस तरीके से एंगल के एडिशन का पोस्टुलेट है कि भाई जब हम दो एडजेसेंट एंगल का सम करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट है वो इक्वल आती है किसके, कि भाई उस एंगल के जो कि उनके नॉन कॉमन आर्म से बनना होता है। जैसे कि एक ये एंगल एक ये एंगल, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इन दोनों के नॉन कॉमन आर्म, जैसे कि OA और OC से जो एंगल बन रहा है उसके बराबर आएगा। जैसे कि मेजर एंगल AOB ये वाला, मेजर एंगल BOC ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेजर एंगल AOC यहाँ से यहाँ तक जो होता है। सही, इस तरीके से सप्लीमेंट पोस्टुलेट होता है कि भाई इफ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर कोलिनियर, दो एडजेसेंट एंगल के दो नॉन कॉमन आर्म, जिससे एक कॉमन आर्म होता है और दो नॉन कॉमन आर्म होते हैं। जैसे इस एंगल का एक ये एंगल है, इस एंगल का नॉन कॉमन आर्म है OA और इस एंगल का नॉन कॉमन आर्म है OC। अगर ये दोनों कोलिनियर हो यानी एक ही लाइन पे लाया कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री। सही है, सप्लीमेंट्री का क्या था कि भाई दो एंगल को प्लस करो तो उसको 180 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर AOB को जब मैं प्लस करा तो BOC से तो मेरे पास 180 आएगा, तो मैं कहता हूँ कि भाई AOB और BOC आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सही है,
आखिरी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, उसको करने के बाद फिर हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा तो भाई ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ प्रूफ करना है। एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि भाई इफ अ पॉइंट C lies between the point A and B, prove that measure AB greater than measure AC और measure BC यानी लाइन सेगमेंट BC लेस देन लाइन सेगमेंट AB। सही है। अच्छा ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ये बड़ा अजीब होता है। सही है। इसको याद करने का हमारे बचपन में हमने एक टीचर ने एक तरीका दिखाया था। जैसे ये देखो लेस देन को अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऐसे करूँ तो L बन रहा है और लेस देन भी कहाँ से शुरू होता है L से। तो इस साइन को तो हमने ऐसे याद किया, तो इसको हमें कुछ ऐसे याद कर रहा था कि भाई ये देखो एक तो L नहीं बन रहा तो यानी ग्रेटर है, और ऊपर से इसको अगर ऐसे बनाओ और यहाँ से ऐसे कर दो तो ये G बन रहा है। तो बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, वो ट्रिक थी और अभी तक मुझे याद है, उसकी वजह से मुझे साइन को पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होती। अच्छा देखो लाइन सेगमेंट ए बी बड़ा होना चाहिए लाइन सेगमेंट ए सी से। चलो करके देखते हैं। तो भाई हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए ए बी सी, और पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए बी, जैसे कि सवाल में दिया हुआ है कि भाई पॉइंट सी कहाँ पे आना चाहिए, ए एंड बी के दरमियान में आना चाहिए। तो ए बी और पॉइंट सी लाइन के दरमियान में, तो ये ए से लेकर सी तक की जो लाइन सेगमेंट है वो ए सी, और बी से लेकर सी तक की जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी। सही है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई यहां से यहां तक की जो लाइन बनेगी ए बी, यहाँ से वहां तक की जो लाइन बनेगी ए बी लाइन सेगमेंट, वो किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के बराबर होगी। ये देखो एक ये और एक ये को अगर मैं मिलाऊं तो ये पूरी लाइन बन रही है। तो मैं कह सकता हूँ मेजर ए बी बराबर है मेजर ए सी प्लस मेजर बी सी, यानी इन दोनों के सम के बराबर मेरे पास ये पूरी लाइन है। तो मैंने ये बात लिखी है कि भाई ए बी किसके बराबर है, ए सी और बी सी को जब तुम प्लस करोगे तो तुम्हारे पास ए बी आएगा। लेकिन हम ये भी देख पा रहे हैं कि भाई जब ए बी है, ए बी वो बी सी और ए सी से काफी बड़ी है। यहाँ पे मैंने लिखा है द वैल्यू ऑफ ए बी मस्ट बी हायर देन ए सी एंड बी सी। ए बी की वैल्यू ए सी और बी सी से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये देखो ए सी ए बी की लाइन बड़ी बन रही है और ए सी और बी सी की लाइन छोटी है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अगर ए बी ए सी और बी सी से बड़ा है तो मुझे ए बी को किससे बड़ा दिखाना है, ए सी से। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि भाई ए बी ए सी से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, लेकिन मेरा सरोकार किसके साथ है, ए सी से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई ए बी ग्रेटर देन ए सी, बस इसमें ज्यादा और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से सेम टू सेम ये भी करना है कि लाइन सेगमेंट बी सी जो है वो लेस देन है लाइन सेगमेंट ए बी से। ये भी करके देख लेते हैं। हमने 3 पॉइंट कंसीडर किए ए बी और सी को बीच में कंसीडर किया। इसी तरीके से यहाँ पे ए सी और बी सी, यहाँ से यहाँ तक ए सी, यहाँ से यहाँ तक बी सी, और ये ए से लेकर बी तक जो है ये ए बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए बी बराबर है किसके, ए सी और बी सी को प्लस कराने के। सही है। और यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि क्योंकि अभी ये लेस देन का, तो मैं लेस देन वाला लेस का स्मॉलर का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। तो वैल्यू ऑफ ए सी एंड बी सी विल बी स्मॉलर देन ए बी। ए सी और बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ए बी से स्मॉलर होनी चाहिए। और मेरा सरोकार किससे है कि भाई बी सी से है। तो मैंने पहले सवाल में बोल दिया कि भाई ए सी और बी सी दोनों से स्मॉलर है ए बी की, ए सी और बी सी की वैल्यू स्मॉलर है ए बी से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई बी सी लेस देन ए बी। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि भाई मेजर ए सी लेस देन मेजर ए बी। सही। लेकिन मुझे सिर्फ सवाल में ये चीज प्रूव करनी थी, तो मैंने ये नहीं लिखा। सही है। तो यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 5.1, और इसी के साथ हम अपने चैप्टर नंबर 5 को अलविदा करेंगे। सही है। ये चैप्टर नंबर 5 हमारे थ्योरम्स को करने के लिए, हमारा जो अगला चैप्टर है थ्योरम वाला, उसको करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे पोस्टुलेट है जो कि हमने आगे जाके इस्तेमाल करने। सही। तो अगर आपका ये चैप्टर पक्का नहीं है तो आपको थ्योरम्स करने में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ सकती है, लेकिन इस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इस दफा बुक हाफ हो चुकी है और कोई भी टीचर आपको ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बराए मेहरबानी आपने सारा कवर करके जाना। सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज।